दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगना इस बात का सबूत है कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है, क्योंकि बाजार में आज बहुत भारी गिरावट हुई है। अब रामा स्टील ट्यूब्स पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी दबाव में तो है। बड़ी जो तेज़ी फ्रेश बनी थी उसके बाद में करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है। अब इसके बीच में कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। अब दूसरी एक और बड़ी अपडेट आ रही है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर होल्डर की मीटिंग की। तो यहाँ पे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 50वीं, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो अब डिफेंस सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, इस पैनी स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई आज 14.90 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 14.94 का हाई बना, यानी कुछ तेज़ी बनने की कोशिश हुई, लेकिन बाजार में जिस तरह से भारी गिरावट का माहौल बना, सुबह बाजार की शुरुआती 400 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी सेंसेक्स में, उस हिसाब से तेज़ी बन नहीं पाई और 14.30 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 14.46 के आसपास रही, 2.95% की गिरावट के साथ। तो देख लो कि गिरावट तो इतनी बड़ी नहीं हुई है। वैसे पिछले कुछ दिनों से सेमी दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको पता ही होगा कि 10.5 के आसपास स्टॉक था इस महीने की शुरुआत में और वो स्टॉक 17.5 तक चला गया था। उसके बाद से देखें तो लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी है और स्टॉक बहुत समय से अगर आप देखें तो थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर तक ये 14.29 पर आ गया था इंट्राडे में, लेकिन 26 सितंबर को एक अच्छी तेज़ी हमने फिर देखी, स्टॉक 15.5 के पार गया और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 15 रुपये के आसपास है। बाजार में तेज़ी बनी तो स्टॉक कमाल करेगा जरूर। फिलहाल इसमें बड़े फंड हाउस इस समय स्टॉक में वेट एंड वॉच करें और ये आपको वॉल्यूम से समझ में आएगा। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आज जो वॉल्यूम हुआ है 3 करोड़ के आसपास, यानी वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी फिलहाल बड़े फंड हाउस इसमें अभी इस समय एक्टिव नहीं है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की 50वीं एनुअल जनरल मीटिंग आज हो चुकी है और ये देख सकते हो कि 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई थी। वैसे शेयर होल्डर के लिए जो ई वोटिंग थी, वो ई वोटिंग आप देखो कि 27 सितंबर को खुली थी सुबह 9 बजे और देख सकते हो 29 सितंबर को शाम को 5 बजे वोटिंग लाइन बंद हो गई थी। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको मौका था कि वो जो भी रिजोल्यूशन है उसके प्रस्ताव में या उसके खिलाफ वोट देके अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन थे उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर आप देखें तो पहला जो था वो यहाँ पे जो रिजल्ट है 31 मार्च 2024 तक का रिजल्ट और क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस रिजल्ट को शेयर होल्डर के सामने रखा था और इसको यहाँ पे प्रस्ताव के माध्यम से पास किया गया। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसमें मिस्टर विनोद पाल सिंह रावत जो इस समय रिटायर होने वाले थे और वो फिर से एलिजिबल हुए रीअपॉइंटमेंट के लिए अपने हिमसेल्फ, और इस प्रस्ताव को भी शेयर होल्डर की रजामंदी की जरूरत थी, वो प्रस्ताव भी सामने रखा गया। तीसरा जो यहाँ पे प्रस्ताव था जिसमें आप देखें तो जो कॉस्ट ऑडिटर्स है उनकी जो सैलरी है उसको प्रस्ताव के माध्यम से पास करना था। तो कंपनी की तरफ से ये बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि उन्होंने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसके तहत उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2023 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो सितंबर 2024 का रिजल्ट तैयार हो चुका है और इस रिजल्ट की जानकारी आप देख सकते हो कंपनी के मेंबर्स को और कंपनी के प्रमोटर को है। ऐसे में उसका वो मिस यूज न कर ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए कि एक बार रिजल्ट तैयार होने के बाद जो इनसाइड ट्रेडिंग के तहत जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है।
अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग विंडो को बैन की गई है सेबी की तरफ से। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी और उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो इस समय क्लोज हो चुकी है। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, जिससे एक बात समझ में आएगी, इस बार भी रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिल सकता है। और अभी तो फैसले भी काफ़ी बड़े लिए गए। कंपनी ने अपनी सब्सिडीज कंपनी का कर चुका दिया है। डिफेंस सेक्टर में एंट्री के लिए इसके लिए एक सब्सिडीज कंपनी बना दी है। साथ में इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री के लिए इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। तो ये सारे फैसले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फिलहाल सेल्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 470 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 762 करोड़ तक पहुंच गया। और मार्च 2023 तक ये 1337 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 की बात करें तो 1047 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे TTM 951 करोड़ के आसपास है। तो मार्च 2024 तक सेल्स काफ़ी अच्छा बढ़ा था, लेकिन इस TTM थोड़ा सा सेल्स गिरा है। लेकिन मार्च 2021 के मुकाबले ये भी देखें तो डबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 में 18 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में बढ़ के वो 42 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और मार्च 2023 में 51 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में बढ़ के 59 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार 54 करोड़ के आसपास है। तो मार्च 2024 के मुकाबले TTM थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले 2-3 साल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में कंपनी का 12 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2022 में ये बढ़ के 27 करोड़ तक पहुंच गया। और मार्च 2023 में भी अनचेंज था, 27 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था। मार्च 2024 में ये 30 करोड़ तक पहुंच गया और इस TTM 29 करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ा है। और क्लियरली देख सकते हो कि EPS में वृद्धि हुई है। 0.10 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो समय 0.19 रुपीज़ तक पहुँच गया, यानी लगभग डबल हुआ EPS। अब जैसे कि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और अब सरकारी PSU कंपनियां बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के टेंडर लेके आ रही है। NLC इंडिया ने यहाँ पे एक अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 10 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो समझ सकते हो कि इस समय जो कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। NLC इंडिया एक नवरत्न कंपनी है और अब वो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। तो आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसके अलावा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो अपना IPO लाने जा रही है, उसके पहले उन्होंने एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी, जो 10 गीगावाट का एक सोलर फार्म बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारा निवेश इस सेक्टर में होने जा रहा है और कंपनी आने वाले समय सोलर स्ट्रक्चर वगैरह बनाने जा रही है। कंपनी ने फैसला कर लिया है। ऐसे में इसको बहुत सारा मौका मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और अच्छा खासा बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे में हम इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। और आप एक बात का ध्यान रखें, कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता है। बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा ठहरा हुआ था, उसके बाद में फिर एक शानदार तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की तरफ। वो भी स्टॉक बहुत जल्द फिर से दौड़ना शुरू होगा। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.94 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 12.99 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 12.10 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बना तो 15.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो आपको स्टॉक सीधा 16.67 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 17.62 के आसपास, यानी जो पुरानी हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बाजार ने साथ दिया, स्टॉक फिर दौड़ेगा आने वाले समय। जैसे कि Q2 भी आने वाला, Q2 बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी शुरू होगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।